नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट किया है दोस्तों, उसी कड़ी में दोस्तों हम लोगों ने अब कॉमर्स के यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने स्टैटिक्स के आपके कुछ पार्ट्स यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सभी विषयों को आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों किसी एक विषय में आपका सर्वत्र ज्ञान होना आपको सफलता के नज़दीक नहीं ला जा सकती दोस्तों। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस उद्देश्य के साथ सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे दोस्तों। और ऐसा कोई भी नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ों को ना देखें। यहाँ पे हम लोग सभी सब्जेक्ट को या सभी विषयों को हम लोग यहाँ पर क्रमवार यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों। तो यदि आपने इससे पहले स्टैटिक्स वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं देखे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। और इससे पहले वाले पार्ट्स को भी आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पढ़े हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी सारे पढ़े हैं दोस्तों, और आपके स्टैटिक्स के भी सारे टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे आपको कवर कराए हैं। साथ ही दोस्तों इकोनॉमिक्स वाला जो आपका चर्चा चल रहा है दोस्तों, इकोनॉमिक्स की भी हम यहाँ पे बचे हुई चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों, बस समय का जो अभाव होता है उसी के अनुसार हम यहाँ पे आपके लिए लाते हैं वीडियो। आशा है दोस्तों सभी चीज़ों आपको पसंद आती होंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, कॉमर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 3। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आज दिया है कि व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन होगा। मतलब दोस्तों जो आपका यहाँ पे बिजनेस एसेट्स होती हैं, यदि उनका हम लोग क्या करें दोस्तों, आपका उधार सेल करें या कह सकते हैं क्रेडिट सेल करें, तो उनका हम लोग अभिलेखन कहाँ करते हैं? विक्रय रोजनामचा या कह सकते हैं आपका सेल्स बुक में, या सामान्य रोजनामचा या जिसे हम लोग जनरल बुक बोलते हैं, फिर या रोकड़ पुस्तक जिसे हम लोग कैश बुक बोलते हैं, या आपका सेल्स अकाउंट या सेल्स खाता। तो दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? पॉज करके अपना आंसर सही करिए दोस्तों। एक कॉपी पेन ले लिया करिए दोस्तों, कितना सही हुआ है, कितने गलत हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया करिए खुद से, जिससे उस पर आपकी वृहद ज्ञान की वृद्धि हो सके। तो दोस्तों आप लोग बताया करिए कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन में कितने सही हुए, कितने गलत हुए दोस्तों। तो इसका आंसर हम बताते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका जो है व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन दोस्तों कहाँ होता है? आपका सामान्य रोजनामचा में इसका अभिलेखन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों क्या है? सामान्य रोजनामचा। होता क्या दोस्तों कि व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय या क्रेडिट सेल या नगद विक्रय का अभिलेखन सामान्य रोजनामचा में किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों व्यावसायिक संपत्ति की बात कही गई है। होता क्या दोस्तों कि आपका दो तरीके का एक चीज़ यानी समझ लीजिए, जैसे जो अभी का गुड्स होता है जिस पर व्यवसाय टिका हुआ होता है, मतलब कि जिस पर व्यवसाय क्या होता है अपना प्रोडक्शन करता है, उसको सेल करता है, उसे हम लोग गुड्स बोलते हैं दोस्तों। गुड्स के लिए कभी गुड्स अकाउंट नहीं खोला जाता है, ये चीज़ आप लोग जानते भी होंगे। गुड्स के लिए हमेशा दो खाते खोले जाते हैं, एक आपका क्या होता है परचेज अकाउंट और एक होता है आपका सेल्स अकाउंट। जब हम लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं दोस्तों गुड्स को, तो उसे हम लोग परचेज अकाउंट कहते हैं, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल वगैरह समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों गुड्स का मतलब स्टॉक नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जब हम लोग उस गुड्स को बनाकर फिनिश गुड्स को बेचते हैं, तो उसे हम लोग सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर यानी सेल्स अकाउंट में दर्ज करते हैं। तो दोस्तों जो आपका संपत्ति होती है, जो एसेट्स होती है, एसेट्स आपकी अलग चीज़ होती है। एसेट्स का मतलब होता है कि इस गुड्स को आपको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट करने के लिए जो एसेट्स लगती है, यानी कि जो संपत्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग एसेट्स बोलते हैं। सामान्य भाषा में यहाँ पे समझाने के लिए कह रहे हो दोस्तों, एसेट्स की और भी परिभाषाएं हैं। पर दोस्तों यहाँ पे संपत्ति की मदद से हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब दोस्तों संपत्ति का उधार विक्रय होता है या नगद विक्रय होता है, तो उसका अभिलेखन कहाँ होता है दोस्तों? सामान्य रोजनामचा या जनरल प्रॉपर में हम लोग करते हैं। जबकि माल के उधार विक्रय और का लेखा विक्रय पुस्तक में और उधार क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में होता है। नगद क्रय या नगद विक्रय का ओनली आपका कैश बुक होता है। तो दोस्तों अगर आपका उधार क्रय हुआ है तो परचेज अकाउंट खुलता है, उधार विक्रय हुआ तो सेल्स अकाउंट खुलता है। अगर नगद हुआ है चाहे वो परचेज हो चाहे सेल्स, तो उसे हम लोग कैश बुक में लिखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी आपके सामने यहाँ पे थी। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यदि आपका कोई एसेट्स का सेल्स आपका उधार क्रेडिट या क्रेडिट सेल्स होता है, तो उसे हम लोग समान रोजनामचा में अभिलेखन करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दोहरा रेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम से आशय है। क्या है दोस्तों?
पहला ऑप्शन है प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, सभी लेन देनों के दो खाते बनाए जाते हैं, सभी व्यापारिक लेन देनों को दो बार लिखते हैं, या आपके यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। आप लोग इसको गलत किए होंगे, हमें पता होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे है प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। दोस्तों ये जो बहुत ही हल्के वाले क्वेश्चन होते हैं वही कभी कभी आपको बहुत ही भारी ले जाते हैं। तो दोस्तों इसे ध्यान से पढ़िए और कॉन्सेप्ट को दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप क्या करेंगे दोस्तों? सही चीज़ें करके आएंगे दोस्तों। कभी कभी दोस्तों आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं जो कि आपके लिए घातक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन देखने में तो लग रहा था, पर ये आपका देखिए यहाँ पे आप लोग गलत 50% लोग इसे गलत कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं आपके, इसी को हम लोग दोहरा रेखा प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों दो खाते से नहीं होता है दोस्तों, आपके दो बार लिखने से नहीं होता है, इसलिए ये आपका उपयुक्त में सभी नहीं होगा, बल्कि क्या है दोस्तों? आपका ए इसका राइट आंसर है। सामान्यतः लेखांकन की दोहरा रेखा प्रणाली का आशय लेन देन के सौदे में प्रत्येक व्यापारिक द्वारा लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है, एक आपका डेबिट होता है और एक आपका क्रेडिट होता है। तो एक तर्क ये भी होता है दोस्तों कि कोई भी लेन देन हुआ है या कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उससे हमेशा हमेशा आपके दो पक्ष प्रभावित होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी आता है कि आपका यहाँ पे दोहरा रेखा प्रणाली में कब आपके दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे दिया रहता है दोस्तों कि कभी कभी, हमेशा, ऐसे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द जोड़ लीजिएगा, हमेशा आपका ये चीज़ फॉलो होगा। अगर एक शब्द डेबिट हुआ है यानी एक पक्षकार डेबिट हुआ तो दूसरा कोई ना कोई पक्षकार क्रेडिट होगा ही दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जब खाते के बारे में पढ़े होंगे या अकाउंट के बारे में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि दो खाते होते हैं, एक आपका पर्सनल होता है, एक आपका नॉन पर्सनल होता है। पर्सनल में हमने आपको तीन तरीके का बाइफरफिकेट किया था, जैसे कि आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और नॉन में हम लोग दो चीज़ों को यहाँ पे किए थे, एक आपका रियल होता है, एक आपका नॉमिनल होता है, या वास्तविक या नाममात्र खाता। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अगर कोई पर्सनल अकाउंट डेबिट हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल ही क्रेडिट हो, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। वो आपका रियल भी क्रेडिट हो सकता है, नॉर्मल भी क्रेडिट हो सकता है, या कह सकते हैं दोस्तों कि ज़रूरी नहीं दोस्तों कि अगर एक नॉन पर्सनल है तो दूसरा आपका पर्सनल नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ संभवतः हो सकती है, जैसे आप लोग देखे भी होंगे दोस्तों कि आपका जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो ये भी आपका क्या है दोस्तों? एक आपका कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और राम आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो दोस्तों ऐसा संभवतः हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, यही इसका राइट आंसर है दोहरा रेखा प्रणाली का। तो आशा है दोस्तों इससे संबंधित आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैंक जो आपका लोन होता है उस पर हम लोग को क्या मिलता है दोस्तों? इंटरेस्ट मिलता है। उसे हम लोग डबल इंटरेस्ट सिस्टम में कहाँ लेके जाते हैं? पहला दिया है आपका रेवेन्यू अकाउंट में, दूसरा दिया है नेट रेवेन्यू अकाउंट में, तीसरा है आपका कैपिटल अकाउंट में, या चौथा आपका दिया है कैश अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना आंसर टिक करिए पॉज करके, हम इसका सही आंसर आपको बताते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों है डी, रोकड़ खाते में। क्यों इसे दोस्तों रोकड़ खाते में ले जाते हैं, इसको सामान्य रूप से अगर समझिए, पहले तो इसकी एंट्री देख लीजिए दोस्तों कि इसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, क्या है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट कैश। क्योंकि दोस्तों आपको लोन क्या यानी जो भी आपके ऋण है, इंटरेस्ट है, उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और किस रूप में आता है? आपका कैश में आता है, तो इसे हम लोग कैश को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो बैंक ऋण पर ब्याज है वो दोहरा रेखा प्रणाली में आपका रोकड़ खाते में दिखाया जाता है, यानी कैश अकाउंट में इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। आप लोग जब कैश बुक बनाए होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपके हम लोग जितने भी आपके नगद रूप में जो भी आपके प्रवाह होते हैं या जो भी आपके लेन देन होते हैं, अगर वो इंटरेस्ट आया है तो भी हम उसे कैश बुक में लेते हैं, इंटरेस्ट गया है तो भी कैश बुक से जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे दोस्तों, यदि आप लोग कैश बुक को ध्यान से समझे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल से ये क्वेश्चन था कि बैंक ऋण का जो ब्याज होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों ये जनरल एंट्री से ही क्वेश्चन पूछ लिया है, पर थोड़ा सा घुमा दिया है, इसलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, रोकड़ खाते में यह आपका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे दिया है कि कमीशन अग्रिम प्राप्त की जा प्रकृति की है। मतलब दोस्तों जो आपकी एडवांस कमीशन होता है या एडवांस रिसीव कमीशन होता है वो आपका किस नेचर का होता है। यहाँ पे हमने जैसे अभी आपको खाते बताए थे, पर्सनल, नॉन पर्सनल। पर्सनल में आपके 3 तरीके के थे, नॉन पर्सनल में आपके 2 हैं, रियल और नॉमिनल। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है कि आपका जो आपका एडवांस कमीशन रिसीव होता है उसको हम लोग किस नेचर में रखते हैं। वास्तविक खाता, जिसे इंग्लिश में रियल अकाउंट बोलते हैं। अवास्तविक खाता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉमिनल बोलते हैं शायद, नॉमिनल अकाउंट। और सी है आपका व्यक्तिगत खाते। फिर आपका इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग सही आंसर बताइए क्या होगा। कमीशन जो एडवांस में प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। दोस्तों आप लोग इसे पॉज करके अपना आंसर बताइए। इसका आंसर हम बताते हैं दोस्तों, इसका आंसर राइट है सी, व्यक्तिगत खाता। क्यों दोस्तों व्यक्तिगत खाता है, इसको भी समझ लीजिए फिर से एक बार। दोस्तों होता क्या है कि आपके जो अकाउंट होते हैं, जैसे हमने आपको बताया अभी, अकाउंट आपके मुख्य रूप से 2 तरीके के होते हैं। एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है जिसे हम लोग व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। एक आपका होता है गैर व्यक्तिगत खाता जिसे हम लोग नॉन पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। व्यक्तिगत खाते में हमने आपको बताया कि ये 3 तरीके के होते हैं। एक आपका हो गया नेचुरल पर्सन, जैसे कि हम लोग हैं, राम श्याम सीता गीता। फिर एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे आपका बैंक हो गए, कंपनी हो गए, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सारे आपके आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। साथ ही आपका एक खाता होता है दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों ऐसे आपके पर्सनल आपके अकाउंट जो आपके क्या होते हैं दोस्तों, आपके किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया होता है, दिया गया होता है या प्राप्त किया गया होता है, जो वास्तव में अभी हम लोगों ने उसे अर्जित नहीं किया है या हमने उस पर सेवा नहीं प्राप्त की है। तो ऐसे को हम लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में शामिल करते हैं। दोस्तों ये आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, वास्तव में आपको ये चीज़ अवास्तविक खाता लगा होगा क्योंकि ये कमीशन है। क्योंकि आपको पता होगा कि नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है कि जो भी आपके क्या होते हैं, डेबिट होते हैं वो चीज़ जो आपके लॉस होते हैं, आपके व्यय होते हैं, जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। और जितने आपके इनकम होती है, कमीशन होती है, गेन होती है, प्रॉफिट होती है, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आपके नॉमिनल अकाउंट है, पर वास्तव में दोस्तों ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है बल्कि ये आपका व्यक्तिगत खाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें वास्तव में आपका क्या है, ये एडवांस में प्राप्त हो गया है, बल्कि अभी हमने इसे क्या किया, अपने इस पर हमने अपना दे या कह सकते हैं इस पर हमने अभी वास्तव में कार्य नहीं किया है। क्योंकि हमें एडवांस में मिल तो गया है पैसा, पर अभी हमें उस पर क्या करना है दोस्तों, अपना वर्क या अपना कार्य देना बाकी है दोस्तों। तो ऐसे चीज़ों को दोस्तों हम लोग किस में करते हैं, प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डिफाइन करते हैं। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए दिया भी है कि कमीशन अग्रिम प्राप्ति खाते की प्रकृति व्यक्तिगत खाते की है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हमने यहाँ पे बताना भूल गया कि दोस्तों यदि ऑप्शनल में आपको 2 चीज़ दिया हो, एक आपका व्यक्तिगत खाता दिया हो और दूसरा दिया रहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको नज़दीक के चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है। मतलब कि जो पहली चीज़ें हों उस पर प्रायोरिटी देनी होती है। मतलब यहाँ पे आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ना कि आपका पर्सनल अकाउंट सही होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यहाँ पे दिया है कि व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत उन सभी खातों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था से संबंधित हो या उनका प्रतिनिधित्व करते हों। तो व्यक्तिगत खाते में निम्नलिखित खाता सम्मिलित होता है, जैसे कि राम का खाता, किसी कंपनी का खाता, आदित्य वेतन, आदित्य किराया, पूर्वदत्त मजदूरी। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को रट लेना चाहिए या कह सकते हैं गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि जो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती है, एक्रूड इनकम होती है, अनएक्रूड इनकम होती है, ये सारे चीज़ें आपके क्या होते हैं दोस्तों, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आपको मिलेंगे जहां पे आपको ये चीज़ कंफ्यूज करते हैं। तो यदि आप इसको एक बार समझ गए होंगे दोस्तों तो अब आपका क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा है इससे संबंधित आपको जानकारी समझ में आ गई होंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा। डेबिट शेष मतलब डेबिट बैलेंस होगा दोस्तों। यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा है पर हम इंग्लिश में आपको समझा दे रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। कभी कभी दोनों लैंग्वेज को आप लोग को समझना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे हम तब भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इंग्लिश में, और जहाँ इंग्लिश होता है वहाँ हिंदी में कर देते हैं। तो लैंग्वेज का इशू ना करा करिए, आप लोग कोशिश किया करिए हर चीज़ को समझने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपके कौन से डेबिट बैलेंस होते हैं। पहला दिया है यहाँ पे बैंक ऋण
या बैंक लोन। फिर आपका दिया है पेशगी प्राप्त आय या जिसे हम लोग एडवांस इनकम बोलते हैं। फिर आपका यहाँ पे संदिग्ध ऋणों के लिए संचित है या कह सकते हैं आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। फिर यहाँ पे आपका दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसमें से आपका डेबिट सेल्स किस चीज़ का होगा ये आप चीज़ को बताना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग पॉज करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर अगर हम बताएं दोस्तों तो इसका राइट आंसर है आपका डी, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, या इसे हम लोग कह सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका राइट आंसर आपका डी है। क्यों है दोस्तों इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। जो भी जैसे हमने दोस्तों अभी आपको यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, पर्सनल अकाउंट में 3 तरीके के होते हैं आपका, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये आपका जो पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम है ये भी कौन सा अकाउंट है दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। दोस्तों होता क्या है कि आपका जो लेखाविद है ये के दौरान जो आपकी संपत्तियों का खाता एवं प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाता है का शेष हमेशा क्या होता है दोस्तों, डेबिट शेष आता है। ये चीज़ ध्यान दीजिए। मतलब दोस्तों जो भी आपके संपत्तियों का खाता होता है और जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव करने वाले पर्सनल अकाउंट हैं उनका हमेशा शेष क्या होता है दोस्तों, डेबिट आता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ऐसी स्थिति में दिए गए विकल्पों में पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम खाता ऐसा खाता है जिसका शेष डेबिट आता है। तो यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे क्या चीज़ है, संपत्तियों का खाता, और दूसरा आपका है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का खाता का शेष हमेशा क्या आएगा, बैलेंस जो आएगा वो आपका क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दोस्तों क्या है, प्रीपेड बीमा प्रीमियम, या कह सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आशा है दोस्तों इससे संबंधित आपको जानकारी समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ पे दिया दोस्तों कि डबल अकाउंट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू, मतलब दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आप लोग जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। कह रहा है कि डबल अकाउंट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू किन किन चीज़ों पर। पहला ऑप्शन दिया है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज या उपभोक्ता उद्योग के लिए। फिर दिया है आपका केमिकल इंडस्ट्रीज, रसायन उद्योगों के लिए। फिर दिया है आपका पब्लिक इंटरप्राइज, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए। फिर आपका डी दिया है पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न या सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, हम इसका राइट आंसर आपको बताते हैं दोस्तों। इसको पॉज करके अपना सही करिए, ध्यान से पढ़िए और फिर आपका इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे हम इसका आंसर बताते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है जो आपका वो है आपका डी, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न या सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, डी, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न। ये चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका डबल एंट्री सिस्टम नहीं कहा है बल्कि क्या कहा है, डबल अकाउंट सिस्टम। इसीलिए हमने कहा था ध्यान से पढ़िएगा। दोनों में अंतर होता है दोस्तों, आप लोग पता होगा। डबल एंट्री सिस्टम आपका अलग है जिसमें हम लोग सभी पक्षकारों को दो पक्ष यानी सभी ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। दोहरा खाता प्रणाली दोस्तों आपका या कह सकते हैं डबल अकाउंट सिस्टम आपका दोहरा डबल एंट्री सिस्टम से अलग है। तो दोस्तों होता क्या है दोस्तों कि जो भी आपका सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं होती हैं उनमें आपका यही आपका क्या होता है, दोहरा खाता प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें जनता या सरकार की विनियोजित पूंजी होती है, वह इस पूंजी का सदुपयोग हो रहा है या नहीं इसका पता लगाया जाना होता है। तो ये तो आप लोग पता होगा कि यहाँ पे पब्लिक और गवर्नमेंट की पूंजी लगी होती है। पर यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है कि दोस्तों कि जो दोहरा खाता प्रणाली होता है वो आपका उपभोक्ता उद्योग के लिए नहीं होता है, रसायन उद्योग के लिए नहीं होता है, सार्वजनिक उपक्रम मतलब दोस्तों जो पब्लिक इंटरप्राइज होते हैं उनके लिए नहीं होता है। केवल और केवल आपके पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न या सार्वजनिक उपयोगिता वाली जो संस्थाएं होती हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ प्रयोग किया जाता है आपका डबल अकाउंट सिस्टम को। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपका अब गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ कंपनी टोटल एसेट लेस आउटसाइड लायबिलिटी इज कॉल्ड। यदि दोस्तों एक कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से यदि बाह्य दायित्व को घटा दिया जाए तो जो बाद में बचता है बैलेंस उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ कंपनी टोटल एसेट लेस आउटसाइड लायबिलिटी इज कॉल्ड, यानी कि आपका टोटल एसेट में हम लोग आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा दें तो यहाँ पे आपको क्या सामने मिलके आएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है आपका नेट वर्किंग कैपिटल, दूसरा दिया है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, फिर आपका डी दिया है डिफरेंट लायबिलिटीज, या आपका डी नेटवर्थ शुद्ध मूल। तो इसका राइट आंसर आप लोग पॉज करके अपना बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, डी नेटवर्थ इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि जब हम लोग करंट एसेट में करंट लायबिलिटी का जाते हैं उससे हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल हम लोग निकालते हैं दोस्तों।
पर दोस्तों यहाँ पे कंपनी की दशा में बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर, राइट आंसर आपका क्या है, नेट वर्थ है या शुद्ध मूल्य है। होता क्या है दोस्तों कि आपका एक कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से जब हम लोग वाही दायित्व को घटा देते हैं तो आपका जो बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध मूल्य या नेट वर्थ बोलते हैं। जैसा कि हमने डबल एंट्री अप्रोच में बताया था दोस्तों, सॉरी आपका यहाँ पे द्विपद जो आपका अप्रोच हमने बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि आपका एसेट्स इक्वल टू आपका क्या होता है दोस्तों, आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो कैपिटल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नेटवर्थ की संज्ञा देते हैं एज अ कंपनी की दशा में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे यही चीज़ समझना था दोस्तों। इस फॉर्मूले को आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि अगर हम लोग कैपिटल को यहीं रखें तो लाइबिलिटीज़ को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ए माइनस एल बराबर कैपिटल होता है। तो ये दोस्तों कैपिटल हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं, पर कंपनी की दशा में यही कैपिटल क्या होती है दोस्तों, नेटवर्थ होती है, जो वास्तव में कंपनी के इक्विटी ओनर को यहाँ पे बची हुई चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ऐसा है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से वाही दायित्व घटाने के बाद जो बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्थ या शुद्ध मूल्य बोलते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन दोस्तों हमने इससे पहले वाले में किया था दोस्तों कि यदि आपने किसी ए कंपनी द्वारा, ये भी सुन लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसी ए कंपनी द्वारा बी कंपनी के नेटवर्थ से ज़्यादा मूल्य देकर बी कंपनी को खरीदा है, तो जो शेष अधिक की राशि होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका डिफिसिट बोलते हैं या गुडविल बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या चीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, ये फॉर्मूला दिया है दोस्तों कि इसमें से पूछा है कि नॉट करेक्ट, मतलब कि हमने आपको बहुत बार बताया है कि नहीं शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, जल्दीबाजी ना किया करिए दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दिया है कि कॉस्ट ऑफ गुड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। क्या ये गलत है? फिर दिया है आपका परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये गलत है? या दिया है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ये गलत है? या आपका दिया है क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस परचेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो दोस्तों चारों आप लोग ध्यान से पढ़िए और पॉज करके इसको ध्यान से समझिए कौन सा इसमें गलत है, इसका आप लोग फिर इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर हम बताते हैं दोस्तों आपको। इसका राइट आंसर जो है, जो गलत है वो आपका है ए, इसका राइट आंसर है जो कि गलत है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, सिंपल सा आपका जो आप लोग अभी तक समझे होंगे शुरू में, तो होता क्या है दोस्तों कि हम लोग ओपनिंग स्टॉक में आपका क्या करते हैं, परचेज को जोड़ते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें दोस्तों जो भी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग को क्या मिलता है दोस्तों, आपको यहाँ पे हम लोग जो आपका यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आपका सेल्स हमें पता चल जाता है। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। उसी चीज़ से दोस्तों यहाँ पे आपका अगर आप लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दें तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर आप लोग देखिए तो पहला ऑप्शन क्यों गलत होगा इसको समझ लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोस्तों, हम लोग का जो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया उसमें से हम लोग माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्या कह रहा है कि उसमें हम लोग परचेज भी माइनस कर दें। तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक में कभी परचेज माइनस होता नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक में नहीं बल्कि हमारा परचेज क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक में आपका जुड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे गलत हो जा रहा है। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि परचेज में हम लोग ओपनिंग स्टॉक जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या आता है, हम लोग को यहाँ पे माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। तो ये दोस्तों सही है, क्योंकि दोस्तों ये देखिए यदि आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे दोस्तों तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर आपको यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखते हैं या सॉरी परचेज लिखते हैं, फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या लेबर लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग सेल्स लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो इतना चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो ये चीज़ें आप लोग इक्वेशन में समझिए। देखिए यहाँ पे परचेज है तो ये परचेज को रखा है, फिर ओपनिंग स्टॉक को जोड़ा है, फिर आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दिया है और क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे आपका इसके इक्वल में रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यानी जो आपका सेल्स किया उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इसमें से जोड़ के घटा दें तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ही बचेगा। इसलिए दोस्तों ये आपका सही होगा।
फिर आपका इसी तरह सी को आप लोग वेरीफाई करिए, डी को वेरीफाई करिए, तो आपका ये चीज़ से यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, पर ए वाला आपका यहाँ पे वेरीफाइड नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, जो गलत है वो आपका ए इसका गलत है। तो यहाँ पे देखिए दिया भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए आपका सही है। सही सूत्र आपका यही है दोस्तों जो हमने अभी आपको बताया। अगर दोस्तों ये आपको सूत्र में नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे इसको ट्रेडिंग अकाउंट के परिभाषा में समझेंगे तो ये चीज़ आपको हमेशा कभी गलत नहीं होगी दोस्तों, जैसा कि हम लोग आपका ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते थे दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों टाइम टेकिंग वाला होता है, केवल इसको समय आपका बिताने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर यदि आपको यहाँ पे चीज़ सही तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको सकल लाभ निकालने के लिए कह रहा है। जैसे हमने अभी आपको शुरू में पहला जो क्वेश्चन बताया वो वास्तव में सकल लाभ का ही था, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सकल लाभ के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या कह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या ये सही है। फिर दिया आपका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि आपका विक्रय में से बेचे गए लागत को अगर हम लोग हटा दें तो क्या इससे हमें कॉस्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। या हम लोग सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ के सेल में से घटाते हैं तो क्या मिलता है। या आपका लास्ट दिया है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक परचेज ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो इसका गलत आंसर अगर हम पहले बताएं दोस्तों तो यहाँ पे आपका बी आपका इसका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर है, सॉरी सही आंसर आपका यहाँ पे बी है, क्योंकि यहाँ पे सही चीज़ पूछ रहा है। क्योंकि दोस्तों सकल लाभ कैसे निकालते हैं, आपका सेल्स में से जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। क्योंकि दोस्तों सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे तो केवल आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे आपके परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट लेबर भी होते हैं। तो ये तो सरासर गलत हो गया पहला। तीसरा वाला क्यों गलत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल्स में से क्या क्या चीज़ घटाना चाहिए था, उसे ओपनिंग स्टॉक जोड़ के परचेज जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे जोड़ दिया, ये चीज़ इसने गलत कर दिया। अगर क्लोजिंग स्टॉक सेल्स में जोड़ा होता तो इसको हम लोग सही मान सकते थे, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना था। तो इसलिए दोस्तों ये वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ये सब कुछ सही था, केवल एक चीज़ यहाँ पे अलग हो गया। क्या चीज़ दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्योंकि दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में हम लोग दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। इसलिए ये गलत हो गया दोस्तों, नहीं तो आपका ये चीज़ भी सही हो जाता अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे ना दिखा होता तो। दोस्तों यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाला था वो बी और डी में ही था, ये वाला और पहला वाला तो गलत ही था। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट शब्द को अगर आप लोग नज़रअंदाज कर देते तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, या हम लोग सकल लाभ भी जिसे बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा सकल लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द ओनली आइटम दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तकों में ना दर्ज किए जाने वाला एकमात्र मद है। क्या चीज़ है दोस्तों जिसे हम लोग आपका रिकॉर्ड बुक्स में नहीं रखते, मतलब कि आपके अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड उसका नहीं रखते हैं। पहला क्या दिया है, गुडविल। दूसरा दिया है स्पेशल डिस्काउंट। तीसरा दिया है ट्रेड डिस्काउंट, या आपका डी कैश डिस्काउंट। तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है दोस्तों जिसे हम लोग आपके लेखा पुस्तकों में नहीं रखते, दर्ज नहीं करते। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों पॉज करके। तो दोस्तों यहाँ पे गुडविल इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, स्पेशल डिस्काउंट भी यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसी दो में आपका सही आंसर है। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा या कैश डिस्काउंट। चलिए इसका दोस्तों राइट आंसर इसका जो है ट्रेड ही डिस्काउंट इसका राइट आंसर है दोस्तों। होता क्या दोस्तों कि जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब हम लोग बल्क मात्रा में, बल्क मतलब दोस्तों यदि हम लोग थोक में कोई चीज़ खरीदते हैं या कह सकते हैं अधिक मात्रा में कोई चीज़ खरीदते हैं, तो व्यापारी से जो हमें क्या मिलता है दोस्तों, छूट मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपके व्यापारी को
तुरंत पैसा वापस पाने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को अगर हम लोग बेच रहे हैं और तुरंत हम लोग उसे क्या करते हैं कि वो आपका विक्रय किया गया मूल्य तुरंत प्रदान कर दे, तो उसको जो तुरंत प्रदान करने के बदले में हम डिस्काउंट देते हैं उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो दोस्तों जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो वास्तव में आपका यहाँ पे दर्ज नहीं किया जाता है, केवल हम लोग जितना भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, जैसे 5,000 का सामान खरीदा और उसके बदले में हमको 4800 पे करना पड़ा इकट्ठा खरीदने के कारण या बल्क में खरीदने के कारण, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4800 ही यहाँ पे शो करते हैं, ना कि आपका 5,000 शो करते हैं, या 5,000 शो करके यहाँ पे हम लोग 200 का डिस्काउंट नहीं प्रेजेंट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये चीज़ आपका इसीलिए दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। इसके बारे में आप लोग बहुत बाकायदे से पढ़े होंगे दोस्तों कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि व्यापारिक छूट या छूट विक्रेता द्वारा माल बेचते समय अपने ग्राहकों को सूची मूल्य पर दी जाती है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग विक्रेता से कोई चीज़ सामान बेचते हैं तो उसे हम लोग देते हैं। इस छूट का मुख्य उद्देश्य बिक्री की राशि को बढ़ाना होता है। इस छूट की प्रविष्टि लेखा में नहीं किया जाता। इसके विपरीत नगद छूट का दोस्तों लेखा पुस्तकों में किया जाता है। और क्या क्या दशा होती है दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ट्रेड डिस्काउंट क्यों है समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों यहाँ पे मेरा केवल एक उद्देश्य है दोस्तों कि जो भी आप सवाल करें उसको आप विथ एक्सप्लेनेशन चीज़ों को समझते जाइए दोस्तों। उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं दोस्तों, तो वो आपके गलत ना हो दोस्तों और उसमें आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों। इसी उद्देश्य के साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपको MCQ सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा है दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।